आज हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत इसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्प्रेरण अर्थात कैटालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस क्या होता है। दरअसल में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान अक्सर ये बात सुनने को मिल जाती है कि भाई ये तो कैटालिस्ट का काम किया इसने, वहां पर ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो ये कैटालिस्ट या उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो दरअसल में कहीं कोई मान लीजिए दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति फला व्यक्ति गया और उसके कारण से क्रिया का वेग वहां लड़ाई झगड़े का जो रफ्तार थी बढ़ गई, अर्थात उस व्यक्ति ने उस लड़ाई झगड़े में उत्प्रेरक का कार्य किया। वो अगर न गया होता तो लड़ाई झगड़ा ना होता। क्लियर है? इसी प्रकार विभिन्न रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको मिलाने पर अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, लेकिन वो पदार्थ क्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब उन पदार्थों के द्रव्यमान में और संघटन में कोई अंतर नहीं आता। उनकी उपस्थिति मात्र से ही क्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ही उत्प्रेरक कहा जाता है, कैटालिस्ट कहा जाता है। तथा इस घटना को या इस गुण को या इस क्रिया को उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया? परिभाषा पुनः एक बार सुनकर नोट कर लें कि वे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा देते हैं किंतु स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, कैटालिसिस कहा जाता है। क्लियर? जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के बारे में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस 1:3 में क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है। हैबर जर्मनी देश के वैज्ञानिक थे, उनको अमोनिया के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये अमोनिया वही गैस है जो कोल्ड स्टोरेज में, शीत गृहों में तमाम भोज्य पदार्थों को जैसे आलू वगैरह को ठंडा टेम्परेचर दे करके स्टोर रखने के, सुरक्षित रखने के काम में आती है। बर्फ उद्योग में भी अमोनिया गैस इस्तेमाल की जाती है। इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है यूरिया के उत्पादन में। वही यूरिया जो फर्टिलाइजर है, अनाज के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में हम खाद्य उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया का निर्माण अमोनिया गैस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करा करके किया जाता है। तो अपने आप में अमोनिया बहुत महत्वपूर्ण है। और अमोनिया वैसे तो हमारे आपके शरीर में भी अल्प मात्रा में बनती है। यूरेनल जो मूत्रालय होते हैं उनमें जो दुर्गंध आती है वास्तव में वो अमोनिया गैस की गंध है। तीक्ष्ण गंध होती है, बड़ी अजीब अजीब सी गंध होती है। तो ये गैस जब हमारा यूरिन, हमारे शरीर में हम प्रोटीन भोज्य पदार्थ जो खाते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान वो तमाम जो हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप उसमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ बनता है। अब अमोनिया जल में बहुत घुलनशील होती है, तो वो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें जल का अंश होता है, उसमें घुलनशील रहती है। ज़्यादा अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड में तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वो अमोनिया गैस लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से यूरिया में बदल दी जाती है। यूरिया ब्लड के द्वारा होती हुई किडनीज जो गुर्दे होते हैं उनमें आकर के फिल्टर हो जाती है यूरिन के साथ। यूरिया शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है और जब बाहर निकलता है तो ताप के प्रभाव से अपघटित होता है यूरिया, जिससे अमोनिया गैस आती है। इसीलिए यूरिनल में, मूत्रालय में अमोनिया गैस की दुर्गंध आती है। खैर, तो ये जो अमोनिया है काफी उपयोगी गैस है जैसा कि मैंने बताया। तो इस अमोनिया का निर्माण किया जाता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मदद से। अब ये दोनों क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं। अमोनिया का उत्पादन यहां पर मंद गति से होता है क्योंकि इस क्रिया का वेग मंद होता है। यह देखा गया है कि यदि इसमें आयरन चूर्ण मिला दिया जाए, लौह चूर्ण, तो क्रिया का वेग बढ़ जाता है। आयरन बहुत अल्प मात्रा में ही मिलाया जाता है। बाद में देखा गया कि जितना भी आयरन इसमें मिलाया जाता है इस क्रिया में, उतना का उतना ग्राम आयरन
बचा रहता है, मतलब इसके द्रव्यमान में क्रिया के फलस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ साथ आयरन के रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आयरन इस क्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु इसकी उपस्थिति से क्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रकार हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर है? एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं जनरली ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं भाई। कैसे? एक पदार्थ होता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसको जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यह ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब यह देखा गया कि यह क्रिया बड़ी मंद गति से होती है। यदि इसमें हम थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण मिला दें, अल्प मात्रा में MnO2 मिला दें, तो MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन तेजी से होता है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की दर बढ़ गई, यानी इसका वेग क्रिया का बढ़ गया। इस क्रिया के फलस्वरूप मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्रव्यमान में और इसके रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं आता है। जितना भी आप ग्राम मात्रा इसमें डालेंगे इस क्रिया में, बाद में उतना का उतना ग्राम मात्रा मैग्नीज डाइऑक्साइड एज इट इज मिलेगा। उसके द्रव्यमान में और रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार इस क्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? इसी प्रकार और उदाहरण ले हम लोग। आप जानते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? ये जो डालडा घी हम वो लोग बोलते हैं भाई, तमाम ब्रांड के आते हैं, झूला, रथ, गगन। तो वनस्पति घी बनाया कैसे जाता है जानते हैं? वनस्पति तेल, कोई भी वनस्पति तेल ले लो, पेड़ पौधों से मिलने वाला कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल वगैरह वगैरह वगैरह। तो वनस्पति तेल को लेकर उसे गर्म किया जाता है किसी बड़े बर्तन में लेकर, और गर्म करके जब उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वह वनस्पति घी में बदल जाता है। इस तरह से वनस्पति घी बनाया जाता है। लेकिन अब यहां भी इस क्रिया का वेग कम होता है। यह देखा गया कि यदि इसमें थोड़ा सा निकेल चूर्ण मिला दिया जाए तो वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की तेजी से क्रिया होती है और जल्दी जल्दी वनस्पति घी बनता है। तो इस क्रिया में निकेल जो है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अब क्लियर हो गया उत्प्रेरक की डेफिनेशन। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा देते हैं किंतु स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब क्रिया के फलस्वरूप उन पदार्थों के द्रव्यमान में न कोई परिवर्तन होगा, न ही उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन होगा, लेकिन उनकी उपस्थिति से क्रिया का वेग या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम लोग उत्प्रेरक कह देते हैं। और इस घटना को या इस गुण को या इस क्रिया को उत्प्रेरण कह दिया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार की। तो दरअसल में ये जो अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक, इनकी जो अवस्थाएं होती हैं इसके आधार पर उत्प्रेरण के दो मुख्य प्रकार हैं। क्या? उत्प्रेरण के प्रकार प्रावस्था के आधार पर, नंबर एक प्रकार है समांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर समांग उत्प्रेरण की बात की जाए तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि समान, मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं, मतलब समान प्रावस्था का मतलब अभिकारक भी द्रव हो, उत्प्रेरक भी द्रव हो, या अभिकारक भी गैस हो, उत्प्रेरक भी गैस हो, तो इस प्रकार की क्रिया को समांग उत्प्रेरण कहा जाता है। परिभाषा क्लियर?
जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार की घटना को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तेजाब होता है H2SO4 उसका जो निर्माण किया जाता है, उसमें हम जानते हैं क्या कि SO2 गैस और O2 गैस, इन दोनों की आपस में, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों की आपस में क्रिया करा करके SO3 गैस बनाई जाती है पहले, और SO3 गैस को जल वाष्प के साथ क्रिया करा करके H2SO4 बना लेते हैं। तो ये जो SO2 और O2 आपस में क्रिया करके SO3 बना रहे हैं, ये देखा गया है कि यह क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में तीव्रता से होती है, तेजी से होने लगती है। इस क्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड जो उत्प्रेरक है वो गैस अवस्था में है, और जो अभिकारक हैं SO2 और O2 ये भी गैस अवस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में है, इसलिए इस क्रिया को, इस घटना को हम लोग बोल देते हैं क्या, समांग उत्प्रेरण। इसी प्रकार प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण का जो दूसरा प्रकार है वो है विषमांग उत्प्रेरण, मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर? अब विषमांग उत्प्रेरण, जैसा कि यहां नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी भिन्न भिन्न अवस्था में, भिन्न भिन्न प्रावस्था में। मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की क्रिया को विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया के निर्माण के बारे में पढ़ा, इसमें हम जानते हैं जो नाइट्रोजन है वो गैस अवस्था में, इसी तरह से हाइड्रोजन है ये भी गैस अवस्था में होता है। ये दोनों क्रिया करके आपस में अमोनिया बनाते हैं। यह क्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और आयरन हम जानते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में होता है। तो यहां पर अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में है, भिन्न भिन्न प्रावस्था में है, अतः यह एक विषमांग उत्प्रेरण है। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं पुनः उत्प्रेरण के प्रकार की। लेकिन अब उत्प्रेरण का जो प्रकार की बात कर रहे हैं हम, वो उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर या जो उत्प्रेरक होता है उसके गुण के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार की बात करेंगे। तो इसके आधार पर उत्प्रेरण के 4 मुख्य प्रकार हैं: धन उत्प्रेरण, ऋण उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अक्सर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिशन्स में पुटअप हो जाती हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे। जनरली इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। जैसे धन उत्प्रेरण का मतलब, एक्चुअली धन का मतलब होता है पॉजिटिव, धनात्मक यानी बढ़ाने वाला। तो वे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभी हमने उत्प्रेरण में बात किया था शुरुआत में कि वे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, दोनों बात हुई थी वहां। यहां केवल बढ़ाने की बात करेंगे धन उत्प्रेरण में, बस यही ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात स्वयं उनके द्रव्यमान में और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को धन उत्प्रेरक कह देते हैं तथा इस घटना को धन उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में जो भी अभी उदाहरण बताए गए आपको, इससे पीछे सारे उदाहरण धन उत्प्रेरक या धन उत्प्रेरण के उदाहरण हैं। ध्यान देंगे, पदार्थ को तो हम उत्प्रेरक कहते हैं और क्रिया को या घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर? तो अभी जैसे उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं, इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं हैबर विधि द्वारा, जो आप जानते हैं इसको। तो इसमें आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है और यहाँ आयरन क्रिया के वेग को बढ़ाता है, अतः यह धन उत्प्रेरक है, धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्लियर है? अब इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करके जो ऑक्सीजन बनी थी उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, वो भी वहां पर धन उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए अब दूसरा प्रकार हम देखते हैं, ऋण
उत्प्रेरण की। ऋण उत्प्रेरण मतलब नेगेटिव कैटालिसिस। अगर इसकी हम बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब वे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को घटा देते हैं किंतु स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें ऋण उत्प्रेरक कहा जाता है तथा इस घटना को ऋण उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, जो मेडिकल स्टोर पर एक मेडिसिन आती है, दवा लिक्विड रूप में, कान साफ करने की या घाव धोने के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रख दें तो ये अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन बना लेती है। क्लियर? अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कीटाणुनाशक गुण होता है, लेकिन पानी में गुण नहीं होता है कीटाणुनाशक, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेकार हो जाएगा। तो ये बेकार होने से बचाने के लिए इसमें अल्प मात्रा में ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। ग्लिसरीन यहां पर ऋण उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये इस क्रिया के वेग को घटा देता है, रोक देता है, अतः ये ऋण उत्प्रेरक हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। आप क्लोरोफॉर्म जानते हैं, जिसको सूंघने से बेहोश हो जाते हैं लोग। भाई पहले निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेसिया के रूप में, जो सर्जरी करते समय पेशेंट को बेहोश करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल नहीं करते, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का हार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हार्ट की मांसपेशियां उससे कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए आजकल उसका उपयोग रोक दिया गया है। बहरहाल क्लोरोफॉर्म जनरली रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को हम जानते हैं उसका फार्मूला CaCl3। ये वायु से क्रिया करके अपने आप फॉस्जीन नामक विषैली गैस बना लेता है, COCl2 + HCl। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस क्रिया में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है, फॉस्जीन गैस बन रही है, इसका नाम है फॉस्जीन, विषैली गैस होती है। अब क्लोरोफॉर्म अगर फॉस्जीन में बदल गया तो बेकार हो गया क्लोरोफॉर्म, इसका जो भी उपयोग करना है हमें तो वो उपयोग लायक नहीं रह पाया। तो ऐसी दशा में इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें अल्प मात्रा में एथेनॉल, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। एथिल अल्कोहल ऋण उत्प्रेरक का कार्य करता है, इस क्रिया को यह रोक देता है, इस क्रिया के वेग को कम कर देता है। दरअसल में क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पुट अप हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म दरअसल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन बना लेता है। तो क्लोरोफॉर्म पर सूर्य का प्रकाश का असर न पड़ सके, यानी क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश के संपर्क में न आ सके, इसलिए बोतल को रंगीन कर दिया जाता है। रंगीन होने के कारण उसमें प्रकाश आर पार अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके अलावा जनरली जब क्लोरोफॉर्म को स्टोर करके रखा जाता है तो इसकी बोतल जो होती है उसमें फुल कंप्लीट भरी हुई रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे इसमें, क्योंकि खाली स्थान अगर रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा। तो कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसीलिए इसको क्लोरोफॉर्म को फुल बोतल भर के और रंगीन बोतल में रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी, क्योंकि कुछ न कुछ एम्प्टी प्लेस रहेगा, खाली स्थान, वहां पर ऑक्सीजन रहेगी, हर खाली स्थान पर ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन से इसकी क्रिया हो जाएगी। तो ऐसी दशा में इसको रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म में अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल C2H5OH मिला दिया जाता है। यह एथिल अल्कोहल ऋण उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी क्रम में हम लोग उत्प्रेरण के तीसरे प्रकार स्व उत्प्रेरण अर्थात ऑटो कैटालिसिस के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें स्व उत्प्रेरण कि मतलब इसमें हम बाहर से कोई पदार्थ नहीं मिलाएंगे। अब क्रिया के फलस्वरूप जब बना हुआ कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्वयं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने लगता है, तो इस प्रकार की घटना को स्व उत्प्रेरण कह देते हैं। मतलब जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अम्लीय KMnO4 ले लें, उसकी ऑक्जेलिक अम्ल से साथ जब क्रिया कराई जाती है
तो 2KMnO4 प्लस थ्राइस H2SO4 प्लस 5COOH का होल ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र है। इनकी जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो बनता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। ये क्रिया होती है। अम्लीय KMnO4 की जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया में जो मैग्नीज सल्फेट बनता है ये इस क्रिया में स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसके इस गुण को स्व उत्प्रेरण कह दिया जाता है। दरअसल में ये देखा गया है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्जेलिक एसिड के साथ अनुमापन कराया जाता है तो KMnO4 को ब्यूरेट में लेकर जब ऑक्जेलिक एसिड में हम ड्रॉप वाइज गिराते हैं तो शुरुआती दौर में KMnO4 का जो बैंगनी या गुलाबी रंग है बड़ी धीमी गति से उड़ता है, मतलब कुछ देर रुकने के बाद तब उड़ता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में गिरा तुरंत ही उसका रंग उड़ जाता है, यानी क्रिया तेज होने लगती है। तो बाद में क्रिया का वेग क्यों बढ़ा? तो दरअसल में कुछ समय के बाद जब क्रिया होने पर MnSO4 बन गया तो ये इस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। इसकी वजह से क्रिया इन दोनों के बीच तेजी से होने लगती है और इस प्रकार MnSO4 स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है इस क्रिया में। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें, क्या कि एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो इससे बनता है एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H5OH एसिटिक एसिड और यहां बना ये एथिल अल्कोहल। ये एथिल एसीटेट एस्टर है। एस्टर का जल अपघटन कराने पर एसिड और अल्कोहल बनता है। इस क्रिया में ये जो एसिटिक एसिड बनता है ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके कारण क्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण की, इंड्यूस्ड कैटालिसिस की। तो इसकी बात की जाए अगर तो कहा जाता है, जैसे कह देते हैं कई बार हम लोग प्रेरित कर देना, प्रेरित हो जाना। तो दरअसल में जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, उसके लिए प्रेरित करने का कार्य करती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे ये देखा गया कि सोडियम सल्फाइड का Na2SO3 का वायु द्वारा O2 सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। अगर सोडियम सल्फाइड को हम खुले बर्तन में लेकर गर्म कर दें तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। इसी प्रकार सोडियम आर्सेनाइट Na3ASO3 को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करें हम तो सोडियम आर्सेनेट नहीं बनता है, Na3ASO4 ये नहीं बनता है। तो कोई बात नहीं भाई, यहां ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। चलिए यहां तक तो सही था। अब हम करते क्या है कि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को आपस में मिलाकर दोनों के जब मिश्रण को गर्म किया जाता है तो ऐसी दशा में जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि सोडियम सल्फेट भी बन जाता है और सोडियम आर्सेनेट भी बन जाता है। तो सोडियम आर्सेनेट बनने का मतलब है यानी कि सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीजन से क्रिया हो गई। भाई पहले अकेले अकेले गर्म कर रहे थे तो इसका तो ऑक्सीकरण हो जा रहा था, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब दोनों को मिलाकर गर्म कर देते हैं हम लोग, मतलब सोडियम सल्फाइड Na2SO3 के साथ सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 इसको मिलाकर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इन दोनों की क्रिया से हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम सल्फेट भी मिलता है और सोडियम आर्सेनेट भी मिलता है। अब सोडियम आर्सेनेट बनने का मतलब है यानी इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो गई। तो अभी अकेले तो नहीं क्रिया हो रही थी, अब क्रिया क्यों हो गई भाई? तो अब वही देखा देखी, तो कहते हैं संगति का असर पड़ता है। तो अब इसकी संगति में देखा है इसके अणुओं ने कि यार ये इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होकर ये बन रहा है तो चलो हम भी ऑक्सीजन से क्रिया कर जाते हैं।
तो मतलब इस वाली क्रिया के लिए ये वाली क्रिया ने प्रेरित करने का कार्य किया, उत्प्रेरक का कार्य किया। अतः इस प्रकार की घटना को हम लोग बोल देते हैं क्या? प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्लियर हो गया? अब मैं समझता हूं आप लोगों को उत्प्रेरण और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, जिससे और बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।